फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही स्पेशल वीडियो और ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जिस जर्नी के लिए आप फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, जिस तरह का ग्रोथ आप चाहते हैं, तो उस ग्रोथ को कितनी अच्छी तरह से और कितनी रैपिडली हम ग्रैब कर सकते हैं, कौन से सारे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरह से हम अच्छी कंपनी चूज करें, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो डेफिनेटली मैं स्टार्ट करूंगा मल्टी बैगर स्टॉक से। ठीक है, जैसे कि आपने कभी कभी न्यूज़ में देखा होगा कि सो एंड सो कंपनी मल्टी बैगर स्टॉक बनी गई है और तगड़ा रिटर्न दिया है। इसके साथ ही जो भी कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे जाती है मार्केट में और काफ़ी सुर्खियों में रहती है, तो उसके बारे में इस तरह से कहा जाता है कि काफ़ी उसका मतलब कभी भी आप नोटिस करोगे, जैसे कि मैं आगे के एग्जांपल में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, नोटिस करोगे कि उनका स्टॉक प्राइस जो है कभी ऐसा होता है कि 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 4 रुपीज़ इस तरह से होता है। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड जिस तरह से उनका मार्केट में पेनिट्रेशन होता है और प्रोडक्ट का लॉन्च होता है, उस तरह और जो मार्केट के फंडामेंटल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अचीव करने के बाद वो कंपनी इस तरह से रॉकेट की तरह उड़ती है और आपको तगड़ा रिटर्न दे के चली जाती है। तो इस तरह की स्टॉक को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस तरह के स्टॉक फाइंड आउट करने के, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक्स क्या होते हैं उसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक मतलब क्या, व्हाट इज मल्टीबैगर स्टॉक। तो मल्टीबैगर एक तरह का टर्म यूज किया जाता है स्टॉक के लिए। जो भी स्टॉक आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे के चली जाती है आपके इन्वेस्टमेंट में। जैसे मान लीजिए आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट था किसी स्टॉक पर, ठीक है, और उसने आपको 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। लेट्स से कि 100% का रिटर्न दे दिया है। 100% मतलब आपका अमाउंट डायरेक्टली डबल कर दिया है, 10,000 का 20,000 कर दिया है। ठीक है, इस तरह के स्टॉक को हम मल्टीबैगर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स ये मल्टी बैगर जो टर्म है, एक बेसबॉल कोर्ट होता है, वहां से इस टर्म को यूज किया गया है। द टर्म बैग इज वन यूज्ड इन बेसबॉल वेयर इट इज यूज्ड टू डिनोट द सक्सेस ऑफ द प्लेयर इन ए पर्टिकुलर गेम। ठीक है, इस गेम में ये बैग का जो टर्म यूज किया गया है एक प्लेयर की सक्सेस को डिनोट करता है कि उस गेम में उस प्लेयर का सक्सेस हुआ। तो डेफिनेटली अगर आपको बेसबॉल गेम के बारे में पता है तो डेफिनेटली ये टर्म भी आपको पता होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है, मल्टी बैगर स्टॉक क्यों कहा जाता है किसी कंपनी के स्टॉक को, क्योंकि वो मल्टीपल सक्सेस आपको दे दे के जाती है। ठीक है, और 100% से ज़्यादा का रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पर देती है। तो इस तरह के कंपनी के स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द टर्म यूज फॉर द कंपनी शोइंग द फिनोमिनल ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी कंपनी जो हमको हैवी रिटर्न दे के जाती है, तगड़ा रिटर्न दे के जाती है आपके इन्वेस्टमेंट पे, और एक फिनोमिनल मतलब एक चमत्कार की तरह, मतलब जो कंपनी कहीं पे 1-2 रुपीज़ पे, 4 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, वो अचानक से अच्छा खासा ग्रोथ दे जाती है आपको इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का चार्ट मूवमेंट जब दिखा देती है आपको, 1 रुपीज़ का स्टॉक डायरेक्टली 10 रुपये हो गए या 50 रुपये हो गए, इस तरह के आपको स्टॉक वैल्यू जब दिख जाएंगे, तो डेफिनेटली ये एक तरह का मल्टी बैगर स्टॉक कहलाएगा। तो इस तरह के स्टॉक को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इस तरह का अपॉर्चुनिटी हमें किस तरह मिले, कौन सी सारी जो पॉइंट्स होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स कौन से हैं, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मल्टीबैगर कंपनी शुड पोसेस दी फॉलोइंग क्वालिटी। मल्टीबैगर स्टॉक को अगर आप ढूंढने चाहते हैं तो डेफिनेटली जो आगे के क्वालिटीज़ मैं बताऊंगा, एक कंपनी में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो सारी अगर क्वालिटीज़ पर्टिकुलर कंपनी में है तो डेफिनेटली दैट कैन बी टेकन एज ए मल्टीबैगर स्टॉक।
और मल्टीबैगर कंपनी, ठीक है। तो उसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और कितने लेवल तक आप रिस्क ले सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है इम्पैकेबल बिजनेस प्लान, ठीक है। पूरी तरह से क्लियर कट आपका विजन होना चाहिए, आपका मिशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। स्टार्ट मैंने किया है और सक्सेस तक मुझे पहुँचना है। इसके बीच में सारे पड़ाव को आप डिफाइन कर लीजिए पूरी तरह से। तो ये जो मतलब डायरेक्टली मुझे स्टार्ट करना है और डायरेक्ट सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे पड़ाव फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक बिजनेस को ग्रो करना है तो बिजनेस के इनिशियल क्या है, वो सारी चीज़ें, बिजनेस प्लान आपके पूरी तरह से क्लियर कट हो, ठीक है। और आपका जो बिजनेस प्लान हो, जिस प्रोडक्ट के बारे में हो, दैट शुड हैव ग्रेट वैल्यू, मतलब एक अच्छा वैल्यू मार्केट में रिप्रेजेंट करे, मार्केट में सस्टेन करने के लिए कैपेबल हो। इस तरह का आपका एक इम्पेकेबल बिजनेस प्लान होना चाहिए। मैनेजमेंट, द कंपनी ऑफ मैनेजमेंट शुड बी वेल एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स अच्छा और काफ़ी वेल एक्सपीरियंस और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो। इस तरह के मैनेजमेंट होना चाहिए जो मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को सस्टेन कर पाए और कंपनी को उस तरह से उसके अकॉर्डिंगली ढाल पाए कि अगर मार्केट बेरिश चल रही है तो उसमें जो भी मैनेजमेंट डिसीजन है तो वो सारी चीज़ें डिसीजन ले पाए और अपने प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने बिजनेस प्लान को लेकर, वो सारी चीज़ें इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है मल्टीबैगर कंपनी बनने के लिए, मल्टीबैगर स्टॉक की तरह परफॉर्म करने के लिए मार्केट में। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। जिस विषय के बारे में आपने बिजनेस खड़ी की है, जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, लेट्स से कि आपने एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की थी और वहाँ से इम्प्रूव करना चालू कर दिया, या फिर जैसे कि आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की है, या फिर छोटी सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्ट की है, इस तरह की कोई कंपनी स्टार्ट कर ली है, तो उस पर्टिकुलर विषय में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट होना चाहिए। एंड दोज एक्सेलेंट, जो आपकी एक्सेलेंसी होगी वो मार्केट में परफेक्टली डिलीवर होनी चाहिए, परफेक्टली डिलीवर होनी चाहिए ऑन द राइट टाइम एट राइट प्लेस, ठीक है। इस तरह से आपका डिलीवरी भी होना चाहिए, अच्छा खासा डिलीवरेबल मार्केट में बनना होता है कंपनी को, सो दैट लोगों का ट्रस्ट होता है। और डेफिनेटली एक बार ट्रस्ट बन गया तो बिजनेस अपने आप ग्रो करने लग जाती है। इसके साथ ही टीम स्पिरिट होना चाहिए। कंपनी के कितने भी बुरे दिन आ जाए या कितने भी अच्छे दिन आ जाए, तो टीम स्पिरिट जो है कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हमेशा उसी पोटेंशियल के साथ और उसी पावर के साथ हमेशा सक्सेस की तरफ या फिर ग्रोथ की तरफ हमेशा मूव ऑन करना चाहिए। इस तरह का टीम स्पिरिट हो, इस तरह के मैनेजमेंट हो, तो डेफिनेटली एक कंपनी छोटे से छोटे लेवल से बड़ा लेवल अचीव कर सकती है। और इस तरह की कंपनी मार्केट में आपको देखने भी मिलेगी। आज मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक कंपनी का एग्जांपल भी दूंगा, और जो जो क्वालिटीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वही सारी क्वालिटीज़ हम उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे वेदर इट कैन बी मल्टीबैगर कंपनी और नॉट, ठीक है। क्योंकि ये शेयर मार्केट है, ठीक है, और किसी कंपनी का परफॉर्मेंस आज क्या है कल क्या होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आज क्या उसका वैल्यू है, कल क्या उसका वैल्यू हो सकता है, ये सारा प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली हम जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कंपनी के रियल फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको यहाँ से कंपेयर करके दिखाऊंगा कि उनके बिजनेस प्लान कैसे हैं, मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनके एजुकेशन क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज क्या है, कौन से डोमेन में वो काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, उनके फ्यूचर डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, उसका वैल्यू क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रिसर्च। ऑफकोर्स अगर आज आज की दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो कर रही है उसी तरह से रिसर्च भी होना चाहिए, और एक टेक्नोलॉजी के आगे दूसरी टेक्नोलॉजी हमेशा खड़ी रहनी चाहिए। इस तरह के कंटिन्यूस रिसर्च वाली कंपनी
डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट को एक नए लेवल तक लेके जा सकती है, और एक मोनोपोली एस्टैब्लिश करके भी अपने प्रॉफिट को काफ़ी हाई डिमांड तक पहुंचा सकती है और अपना प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। और इस तरह से जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है उसे आउटडेटेड करके एक नई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन, इनोवेटिव थिंकिंग के साथ, एक नए इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट को और ज़्यादा इनोवेटिव बना सकती है और ज़्यादा इम्प्रूव बना सकती है, सो दैट मार्केट में अच्छी तरह से पेनेट्रेट कर पाए और अच्छा खासा मार्केटिंग और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाए, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वो सारी चीज़ें क्यों हम मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। वाई शुड यू इन्वेस्ट इन मल्टी बैगर स्टॉक? ठीक है, अगर आज हम ये वीडियो देख रहे हैं या आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्यों बना रहा हूँ? ठीक है, डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में आते हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक ही मकसद होता है, ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, होल एंड सोल आपका रीजन यही है मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, दैट इज योर फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, और वो भी स्पीडी मैनर से, मतलब काफ़ी तेजी से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, इसलिए आप मल्टी बैगर स्टॉक चूज करते हो, सो दैट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी स्पीड से ग्रो करे। ठीक है, डेफिनेटली मैं भी वही चाहता हूँ, मैं भी इसी तरह से अगर कोई मल्टीबैगर स्टॉक चूज करता हूँ तो मेरा भी वही थिंकिंग होता है कि सो एंड सो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है, तो सो एंड सो परसेंट ऑफ रिटर्न अगर मुझे आते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मुझे, और ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो होल एंड सोल रीज़न इसका यही है, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन मल्टीबैगर स्टॉक। इसका रीज़न यही है कि आप काफ़ी स्पीडी मैनर में आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, और इसके लिए आप मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड आउट करते हो और उसमें इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप देखो हाउ टू फाइंड द मल्टीबैगर स्टॉक, आपको ये तो पता है कि भाई मल्टीबैगर स्टॉक्स को चूज करके या फाइंड आउट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है इन ए लॉन्ग टर्म। और तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई कि मल्टीबैगर स्टॉक्स में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, मोर देन 100% रिटर्न मिलता है, दैट इज क्लियर। ठीक है, बट उसके आगे हाउ टू फाइंड, मतलब इस तरह के स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, इस तरह के स्टॉक को किस तरह से और कहाँ फाइंड आउट करें, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से फाइंड आउट करना चाहिए, कौन से सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो होता है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स। ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उनका खुद का रेपुटेशन इतना होना चाहिए कि उनके रेपुटेशन के बेस पे ही कंपनी को एफिशिएंटली सरवाइव करने मिल जाए, कंपनी को मार्केट में। तो उस तरह का प्रमोटर्स होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि किसी कंपनी का कोई कंपनी जस्ट स्टार्ट हुई है, एक एंटरप्रेन्योर ने स्टार्ट किया, बट उस एंटरप्रेन्योर या उस प्रमोटर बेसिकली क्या होता है, प्रमोटर बेसिकली वो पहला पर्सन होता है जो कंपनी को स्टार्ट करता है। ठीक है, कंपनी को स्टार्ट करता है, या फिर आप एंटरप्रेन्योर कर सकते हो, वही कंपनी का प्रमोटर होता है। तो कंपनी का प्रमोटर जो होता है, अगर वो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा है, ठीक है, और काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, लाइक IITN है कोई, या फिर किसी ने बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर लिए, लाइक मुकेश अंबानी या अडानी, इस तरह के प्रमोटर्स आते हैं, या फिर बहुत सारे आपको टाटा बिरला और बहुत सारे आपको मार्केट में प्रमोटर्स देखने मिलेंगे। तो इस तरह के अगर प्रमोटर्स हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो अगर किसी छोटी कंपनी में जिसका स्टॉक प्राइस आज के डेट में 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये पे ट्रेड कर रही है, और उसमें इतने बड़े बड़े प्रमोटर्स अगर आपको दिखाई देते हैं, या फिर कोई प्रमोटर्स है जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनका एक्सपीरियंस बैकग्राउंड काफ़ी हद तक सराहनीय है, तो उस तरह के प्रमोटर्स भी आपको या फिर वो जो प्रोमोटर्स जिस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी को रन कर रहे हैं, उस कंपनी को डेफिनेटली आपको चूज करना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट नेक्स्ट जो फैक्टर होता है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। डेफिनेटली जैसे मैं बात कर रहा था आपसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के बारे में,
आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो जो कि आने वाले फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है मार्केट का, उस मार्क को अचीव कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आने वाला टाइम है डिजिटल मार्केटिंग का और आज भी आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फंसे हुए हो, तो दैट काइंड ऑफ थिंग कैन बी अवॉइडेड। एंड अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में मार्केट फ्यूचर को लेके मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं आपके पास और उसमें काफ़ी इनोवेशन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, और काफ़ी हद तक आप उसे इनोवेट करके और कुछ तरह के पेटेंट फाइल करते हो और उसके बेसिस पे मोनोपोली ले लेते हो, तो उसके बेसिस पे भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा लेती है अपना। इसके साथ ही अर्निंग पर शेयर जो होते हैं कंपनी के, पर एक शेयर पे कंपनी ने कितना अर्निंग करके दिया है, ये अगर डेटा आपको पता चल जाता है तो उसके बेसिस पे भी आप एक डिसाइड कर सकते हो कि सो एंड सो कंपनी एक अच्छी कंपनी है या नहीं, और आगे चलकर मल्टी बैगर स्टॉक बन सकती है कि नहीं। वो सारी चीज़ें आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फैक्टर्स होता है कि जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इस कंपनी पर ट्रस्ट करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, इसे एज ए मल्टी बैगर स्टॉक कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, वो भी आप इस पे डिसाइड कर सकते हो। ये आपको एक अर्निंग पर शेयर जो है एक मॉनेटरी वैल्यू देता है, पर शेयर पर आपको कंपनी ने कितना अर्निंग्स दिया हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसके बेसिस पे आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। इसके साथ ही हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है आपके शेयर प्राइस और शेयर प्राइस एंड टोटल अर्निंग का डिवीजन होता है, एक रेशियो होता है। अगर ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो उसके बेसिस पे भी आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। अंडर वैल्यू स्टॉक चूज करके एक अच्छा खासा ग्रोथ प्लान कर सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। कैश फ्लो की बात की जाए, कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन प्रॉफिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैश फ्लो है। कैश फ्लो से आपको क्या पता चलता है? कैश फ्लो से अगर आपको पता चलता है कि किसी कंपनी का अगर प्रॉफिट कम भी हुआ है, ठीक है, आज के साल में लाइक 2022 में अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे रहा है कि उसका प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक है, बट वहाँ पे आपको कैश फ्लो अगर समझ में आ रहा है ना, तो कैश फ्लो में क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल कंपनी के जो एक्सपेंडि मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो उन्हें बिल्डिंग्स बनाने पड़ रहे हैं, लैंड परचेज करने पड़ रहे हैं, सारे फर्नीचर एंड जो भी एक कंपनी खड़ी करने के लिए होती है, वो सारी चीज़ें, तो वो क्या करते हैं अपने पैसों को डाइवर्ट करते हैं। तो उससे थोड़ा आपको प्रॉफिट एक टाइम के लिए थोड़ा कम दिख सकता है, उसके बेसिस पे शेयर मार्केट गिरते भी हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक गिरते भी हैं, एक लो प्राइस भी बनाते हैं। तो ये कैश फ्लो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी चूज करने के लिए कि मल्टी बैगर कंपनी आप इजीली चूज कर पाओ। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल दूंगा जो आजकल न्यूज़ में आपको दिखाई देता होगा, मे बी बहुत सारी जगह आपने सुना भी होगा उस कंपनी का नाम। तो डेफिनेटली जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट कंपनी, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कोई भी कंपनी हो सकती है, बट मुझे एक ये कंपनी मिली तो उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस कंपनी के बारे में मैं जितने मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं उसी पॉइंट्स को कंसिडर करके मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम अपने कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ साथ उसके टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं, अपने कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी है ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा था और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप दे सकते हैं 6,296 करोड़ का है। करंट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है ये 31 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। लो हाई एंड लो देख सकते हैं आप। हाई इसका 57.8 रुपीज़, ठीक है, 80 पैसे, एंड 9 रुपीज़ 27 पैसे। इस तरह से हाई एंड लो बनाया हुआ है। स्टॉक का पी रेशियो आप देखें, ठीक है, बुक वैल्यू आपको दिख सकता है 34 रुपीज़, डिविडेंड 0.96% का,
फेस वैल्यू जो है 2 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिख सकता है, 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है। और यहीं पे आपको ROC दिखाई दे रहा है 30.9 का, 30.9% का ROC आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही हम थोड़ा बात करते हैं कि कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, इसके प्रोडक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट में, कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट की गई थी, जिसका नाम ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड रखा गया था। फॉर्मली लाइकोस इंटरनेट लिमिटेड है, ठीक है। ऑफर्स ए डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन टू बिजनेस एंड एजेंसीज, ठीक है, यहाँ एंड ऑनलाइन पब्लिशर्स वेबसाइट वर्ल्ड वाइड। इसके बाद और भी की पॉइंट्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या क्या है इनके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन टैग, कोर टैग, कोलम और इस तरह के ब्राइटकॉम, प्रॉक्सी टूल, बी लोकल, कॉम्पास, इस तरह के इनके वे कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ ही ब्रांड की बात की जाए तो इन्होंने ब्रांड भी बना के रखा है, ओरिडियन, ड्रीम एड, मेडियोज वन, मैक्स इंटरैक्टिव, पोलो MP, इस तरह के इनके ब्रांड्स भी हैं। एडिशनली अगर देखा जाए, द कंपनी ओपन 25th ग्लोबल ऑफिस इन बर्लिन एंड इन्वेस्टिंग इन क्वांटम कंप्यूटिंग इनोवेशन लैब बीइंग सेट अप इन कोलैबोरेशन विद क्वालाब्स, ठीक है। और 2022 में इन्होंने बर्लिन में 25th ग्लोबल ऑफिस ओपन की थी। और इस तरह से ये काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द कंपनी एडेड 7 न्यू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, 7 नए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बनाए, 13 न्यू डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स एंड 2 न्यू न्यूज़पेपर पार्टनरशिप फॉर इस लोकल न्यू प्लेटफॉर्म, लोकल एक्सचेंज, ठीक है। तो इस तरह के आप इनके प्रोडक्ट भी देख सकते हो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट हैं और काफ़ी फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रहे हैं इनके प्रोडक्ट। तो इसके साथ ही आप देखो तो ग्लोबल प्रेजेंस में रेवेन्यू ब्रेकअप आप देखो, ठीक है, जॉइंट वेंचर्स, ठीक है, इस तरह के आप देख सकते हैं शेयर। और भी काफ़ी डिटेल्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और इसमें जैसा कि आपको देखने मिलेगा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड में क्या है, एड एड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग में जो भी सर्विसेज होते हैं वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करने, the company's software services including the developing the customized technology platform to solve the specific needs of the client, primarily around the digital media and other related offerings, ठीक है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है। और डू करके जो एक नई एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी है, लाइक डिजिटल आउट ऑफ होम, ठीक है। इस तरह की एडवर्टाइजिंग भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। दीज आर दी फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि आगे काफ़ी ज़्यादा ऑगमेंटेड रियलिटी, AI बोलो या AR VR बोलो, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की बात की जाए तो वो सारी चीज़ों में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर बेस भी है इनका, इतने सारे कस्टमर बेस है, ये सारे कस्टमर्स हैं इनके। और इसके साथ ही यूज़र इंडस्ट्रीज देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल यहाँ पे मिल सकती है। प्रोडक्ट देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कंपनी कितनी ब्राइट है। जैसे इनका नाम है, मे भी हो सकता है कि आने वाला टाइम में इनका कंपनी का वैल्यूएशन भी उसी तरह से हो। तो just it is a study and I am just teaching you the how to study a company to find it as a मल्टीबैग स्टॉक, ठीक है। तो अभी हमने प्रोडक्ट्स भी देख लिए कंपनी के। अब थोड़ा हम देख लेते हैं चार्ट पे, हम थोड़ा जाते हैं, मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं। मैक्सिमम पे क्लिक करने के बाद आपको दिख सकता है, देखिए 2006 में 27 रुपये, फिर उसके बाद गिर के 14 रुपये, फिर से 52 रुपये गई हुई है, फिर से 10 रुपये, फिर आप देख सकते हैं कि 65 रुपीज़। फिर इस तरह से मतलब इसका जो मैक्सिमम है, ठीक है, 65 to 70 का, ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, 3 बार उसी लेवल पे ऑसिलेट होके
फिर से एकदम डाउन होके 1 रुपीज़ पे चली गई थी। यहाँ से फिर से कंटिन्यू बाइंग होके हाई बनाया है 28 रुपये का। ये जब मैं बात करूँ सितंबर 2014 की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ से फिर से डाउन होके 1 रुपये 2 रुपये पे ट्रेड करती हुई डायरेक्टली इसने हाई दिया था कितने का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 107 रुपये का हाई दिया हुआ है। ठीक है, 107 नहीं, 120 रुपये का हाई। ठीक है, यहाँ पे 114-15 रुपये का हाई दिया हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे अगर ये 1 रुपीज़, ठीक है, 1.49 दिख रहे हैं, मान लेते 2 रुपये मान लेते हैं, और 120 तक जाती है, फिर भी 60 गुना आपको रिटर्न, मतलब 6000% का रिटर्न आपको मिला है। अगर आपने यहाँ भी एंट्री ले ली होती ना, लगभग 2020 के आसपास भी आपने एंट्री ले ली होती, तो आपको 60 टाइम्स का रिटर्न मिल जाता। अगर आपने 10,000 भी इन्वेस्ट किए होते तो आज के डेट में ये 6 लाख रुपए बन चुके होते। आज की डेट में इन द सेंस 2021 में दिसंबर में 6 लाख रुपए बन चुके होते। फिर वहाँ से सेलिंग हुआ है और 9 रुपये तक प्राइस इसकी आई हुई है। 9 रुपये के बाद फिर से अब आपको देखने मिल रहा है कि 31 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। ये चार्ट में आपको यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, अभी पीयर टू पीयर कंपनी की अगर बात की जाए तो टाटा ELX है एंड L&T टेक्नोलॉजी, इस तरह की बड़ी बड़ी पीयर टू पीयर कंपनी है जिनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैवी प्राइस देखने मिल रहे हैं आपको। ठीक है, 3,000 4,000 5,000 1800 3800 इस तरह के आपको प्राइसेस देखने मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इसका पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर डेफिनेटली ये इस तरह से परफॉर्म करता है तो आने वाले टाइम में ये भी अच्छा खासा 4 डिजिट का वैल्यू दिखा पाएगा मार्केट में। ठीक है, इसके स्टॉक प्राइस 4 डिजिट के वैल्यू दिखा पाएंगे मार्केट में। तो डिपेंड करता है इनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, और किस तरह के रेवेन्यू जनरेट करते हैं, किस तरह का मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्वार्टरली रिजल्ट आप यहाँ पे आके देख सकते हैं किस तरह से प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया हुआ है 158 करोड़ 139। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली। हाईएस्ट प्रॉफिट 2022 में 746 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी देखें, नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए आफ्टर आफ्टर पेइंग द टैक्स 544 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अर्निंग पर शेयर एंड अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं। ठीक है, CAGR देख सकते हैं, और इसके साथ ही बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, जैसे मैंने बताया था कि कैश फ्लो भी इम्पोर्टेंट होता है। कैश फ्लो में आप देखो, नेट कैश फ्लो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में तो 2013-14 में निगेटिव में ही दिखा था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है। और यहाँ पर कभी कभी आपको दिखाई देगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, या फिर आप यहाँ देख लो इन्वेस्टिंग में। तो ये सारे आपको एसेट परचेज हुआ है, या फिर कैपिटल WIP में इन्वेस्टमेंट परचेज, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट सोल्ड, वहाँ से क्या उनके कैश फ्लोज हो रहे हैं, वो सारे कैश फ्लोज आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे भी आप अगर आपको कभी प्रॉफिट कम दिखाई देता है तो आप आके कैश फ्लो चेक करो, तो वहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कंपनी में क्या चल रहा है, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि ये कंपनी मल्टीबैगर स्टॉक है या नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रेशियोज जो होते हैं, डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, वर्किंग कैपिटल, ROCE जो होता है वो, उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि किस तरह का ROCE मिला है एवरी ईयर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इन्वेस्टर की बात की जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, तो देखिए 2020 में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कितनी थी, 11%, 12%, 10%। तो इस तरह से कम होते होते अचानक से 18% हो गई है, और 18% की प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिखाई दी है। FII की होल्डिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3%, और आज के डेट में 15% की होल्डिंग्स है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ खास होल्डिंग नहीं दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की भी 0.01% की होल्डिंग दिखाई दे रही है थोड़ी। पब्लिक की सबसे ज़्यादा होल्डिंग दिखाई दे रही है 65%, एंड इसके साथ ही 83% से 65% पर पहुंचा हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम थोड़ा इसके वेबसाइट पे जाते हैं, ब्राइटकॉम
group.com के वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पर जाके हम बोर्ड मेंबर्स के बारे में देखेंगे कि बोर्ड मेंबर्स में कौन कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सुरेश रेड्डी का नाम पहले आता है, जिनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। सुरेश रेड्डी कौन है? ये चेयरमैन है, सीईओ ऑफ द ब्राइटकॉम ग्रुप है, एन एंटरप्रेन्योर है विद ए कमिटमेंट टू बिल्ड द हाई वैल्यू बिजनेस। ठीक है, इनका एक कमिटमेंट ही है कि एक हाई वैल्यू बिजनेस क्रिएट कर पाए। और इनके अगर इनके सारे ये सारे सक्सेस आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से उन्होंने सक्सेस अचीव किया है और किस तरह से दो और कंपनी के ये सक्सेसफुल ओनर रह चुके हैं, फाउंड किया है, फाउंडर रह चुके हैं ये दो कंपनीज के, जिसे यूएसए ग्रीटिंग्स एंड वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप देखो तो इनके एजुकेशन की बात की जाए तो एमएस इन इंजीनियरिंग फ्रॉम आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी एंड बीटेक जो है उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है आईआईटी खड़गपुर से। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर दिखता है कंपनी का, आगे किस तरह से ग्रोथ मिल सकता है। तो एक काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है इनका एज ए चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप रैंडमली किसी और के भी देख लो या फिर विजय कंचरला, इनका देखते हैं। तो मैं बेसिकली उनके उनका जो एजुकेशन है उसके बारे में बात करता हूँ। एमएस किया है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल एंड बीटेक फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ठीक है, तो इन्होंने भी यूएसए ग्रीटिंग्स एंड वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी में को फाउंडर का तरह काम किया हुआ है। इसी के साथ ही फॉर्च्यून 500 कंपनी सच एज हॉलेट, पैकर्ड एंड पैसिफिक बेल में भी इन्होंने काम किया हुआ है, अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके साथ ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में भी आप रीड आउट कर सकते हैं। और ये नेक्सॉन पटेल है, राम जैन, तो ये सारे बोर्ड ऑफ एडवाइज़र हैं। ठीक है, यहाँ पे निक्सन पटेल को आप देख सकते हैं एडजंक्ट प्रोफेसर एट आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, इस तरह से आप सबके रीड आउट करो, तो मैंने रीड आउट किया है। तो बेसिकली इनके जो भी बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो डेफिनेटली जो हमारा एक क्वालिटी था कंपनी मल्टीबैगर स्टॉक के लिए कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट होती है, वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वेल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मार्केट के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ उन्हें काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं। यहाँ पे पी रेशियो और प्रॉफिट की भी बात की जाए तो अच्छा खासा पी रेशियो भी हमें देखने मिला है। एक ना ओवर वैल्यूड कंपनी है, इस तरह की भी कोई पी रेशियो देखने नहीं मिली। और प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रो किया हुआ है। और यहाँ पे इसके साथ ही आप काफ़ी अच्छा टीम के बारे में भी देख सकते हैं कि टीम में कौन कौन है। मैनेजमेंट में इस तरह से है। इनके क्लाइंट्स के बारे में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्लाइंट्स हैं इनके। इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको दिख रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पबमैटिक, और इस तरह से इतने बड़े बड़े आपको इनके क्लाइंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ब्राइट रोलर, इस तरह के क्लाइंट्स हैं यहाँ पे। इसके साथ ही ग्लोबल प्रेजेंस की बात की जाए तो ग्लोबल प्रेजेंस ऑलमोस्ट ग्लोबली 25 जगह में, मतलब 25 देशों में ये 25 लोकेशंस पे ग्लोबली इनका बिजनेस है। कंपनी के बारे में जो बात की जाए तो वेलकम टू ब्राइटकॉम ग्रुप एंड सो एड टेक्नोलॉजी है, और क्या क्या इनके प्राइमरी डिजिटल इकोसिस्टम है, वो सारी चीज़ें। और कंपनी के बारे में अच्छा खासा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात की गई है। डेफिनेटली एआई और मशीन लर्निंग के बारे में भी इनका सर्विसेज है, जैसे कि हमने देखा है। ओके, तो प्रोडक्ट रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा कंपनी का व्यू नज़र आ रहा है। और आगे चल के जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी हम ढूंढते हैं, और उसमें भी ये फुलफिल करते हुए नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली ऐसा गट फैक्टर आ रहा है कि मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड जो है एक अच्छी खासी मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है। ठीक है, तो एक जस्ट एक अप्रोच था जो आपको एक्सप्लेन किया है मैंने कि किस तरह से हम मल्टीबैगर स्टॉक चूज़ करते हैं, किस तरह से मल्टीबैगर स्टॉक अगर आपको दिख जाए कोई कंपनी
1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये पर या 10 रुपये, 30 रुपये पर अंडर 50 या अंडर 30 अगर ट्रेड कर रही है कोई पर्टिकुलर कंपनी, तो उसके बारे में इस तरह से स्टडी कीजिए और आपको आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है मल्टी बैगर स्टॉक है या नहीं। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है और डिसीजन मेक करना होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट आगे चलकर स्पीडी मैनर से ग्रो हो पाएगा कि नहीं, और इस तरह से आपको मल्टी बैगर स्टॉक चूज करना होता है। डेफिनेटली काफ़ी रिस्की होता है मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना। कभी कभी होता है इसका वैल्यू काफ़ी लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट भी उसी तरह से उसी ड्रास्टिक मैनर में कम भी हो जाता है। लाइक 10,000 का हो सकता है 5,000 हो जाए, 2,000 हो जाए, और मे भी हो सकता है 10,000 के 1 लाख भी हो सकते हैं। तो इस तरह के हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड भी रहते हैं इस कंपनी। ये एक तरह का स्टडी था और मेथड ऑफ अप्रोच था किसी कंपनी के बारे में किस तरह से हमारे व्यूज़ बनते हैं और किस तरह से प्रमोटर्स या फिर प्रोडक्ट या फिर मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, रिसर्च टेक्नोलॉजी की बात कीजिए तो वो सारी चीज़ें कैसे अफेक्ट करते हैं कंपनी के ग्रोथ को। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में ये इतना ही। इसके अलावा आपको दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी कंपनी है आपके माइंड में, और उसे अगर आप एज ए मल्टी बैगर स्टॉक चूज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, मेथड ऑफ अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, और जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अगर आपके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होंगे तो डेफिनेटली मैं उसके लिए वीडियो भी बनाकर लाऊंगा, वहाँ पे कमेंट कर दूंगा कि बहुत ही जल्द मैं उसके लिए वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे साथ टू वे कम्युनिकेशन करना बहुत ही मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू।